दोस्तों नमस्कार। हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, पौधों को जानिए। आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों से एक फिर से विनम्र निवेदन है कि आपके जितने भी मित्र दोस्त हैं या जितने भी ग्रुप पे आप ये लिंक वीडियो की या वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप ज़रूर 1 मिनट मेरे लिए भी दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आइए हम चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है पौधे को जानिए। तो यहाँ पौधों को जानिए चैप्टर का नाम है, तो हम समझेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 1-2 पूछ ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पौधों में सबसे पहले 3 के बीच अंतर बताया गया है। एक आपका साक होता है, दूसरी आपकी क्या होती है, दूसरी आपकी झाड़ी होती है, बुश होती है, और तीसरा आपका पौधा होता है। पौधा होता है। तो तीनों के अंतर को हम पहले समझेंगे। तो शुरुआत भी यहाँ आपको की गई कि आप बाहर अपने चारों ओर देखिए, पौधों का परीक्षण कीजिए, तो नज़र आएगा कुछ बहुत छोटे पौधे, कुछ विशालकाय आपको पौधे दिखाई दे देंगे। तो यहाँ आपको देखो ये फिगर भी दिखाया गया है। तो ये आपका भारी भरकम विशालकाय वृक्ष, यहाँ बिल्कुल छोटा सा पौधा आपको दिखाई दे रहा है। कुछ बिल्कुल मुलायम से पत्ती वाले पौधे भी दिख जाएंगे, जिनमें तना नहीं होता, या होता भी है तो बहुत मुलायम सा होता है। तो इन सब की इस चैप्टर में चर्चा की गई है, तो इसको भी हम आपको समझने वाले हैं। तो हमने कहा पौधों को 3 भागों में बांटा गया। एक को क्या कहा जाता है, एक को साक कहा जाता है, दूसरे को बुश या इसी को क्या कहा जाता, इसी को दूसरे वाले बुश को यानी दूसरा जो भाग है बुश या झड़ी कहलाता, और तीसरे वाले को वृक्ष या इसी को क्या कहा जाता, वृक्ष या इसी को पेड़ कहा जाता है, इसी को ट्री कहा जाता। तो ये प्लांट की जब हम बात करते हैं तो प्लांट को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका साक कहलाता है, दूसरा आपका बुश या झड़ी कहलाता है, तीसरा आपका वृक्ष या पेड़ कहलाता है। तो 3 भागों में पौधे को 3 प्रकार के आप कह सकते हो पौधे ओवरऑल होते हैं, जो कि इस NCERT में आपको बताया गया। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा यहाँ देखिएगा, तो पौधे की लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई, इनके आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया। पौधा लंबा कितना है, मोटा कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी जड़ें जो रूट्स होती हैं वो कितनी गहरी हैं, इन सब की विशेषताओं के आधार पर यानी पौधों को 3 वर्गों या संवर्ग इसे कहा जाता, 3 कैटेगरी कही जाती है। तो 3 कैटेगरी में पौधों को बांटा गया है। तो कितने कैटेगरी में पौधे को बांटा गया, 3। पहला आपका हो गया साग, दूसरा आपका हो गया झाड़ी, और तीसरा आपका हो गया वृक्ष। तीसरा क्या हो गया, वृक्ष। तो सबसे पहले हम चर्चा इस साग की कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा भी गया है, जरा यहाँ देखिएगा, पहला एग्जाम्पल ये जो हम घुमा रहे हैं इस समय देखिएगा। इसमें देखने से लग रहा कि जो पत्तियाँ ही कोमल, बिल्कुल एक पतला सा कोमल आपका तना है, और कोमल तने में सब आपको हरे हरे क्या दिख रहे हैं, आपका दिख रहा है, पत्तियाँ दिख रही हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के पौधे को आप साग कहा जाता है। आप पालक का पौधा ज़रूर देखे होंगे, पालक, मेथी, सोयाबीन, ये सब साग कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो पौधा होता है उसके तने बिल्कुल मुलायम होते हैं और पत्तियां बिल्कुल हरी होती हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता, साग कहा जाता। और पालक के पौधे को देख करके, या फिर मेथा आपका सोया, मेथी, इनके जो पौधे होते हैं सब्जी वाले होते हैं, आप इनको देखते हो तो इनको देख करके आपको क्या लगता है कि इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती होगी, नहीं। मूंगफली का पौधा ले लेते हैं, इसी प्रकार जो छोटे आपके पौधे होते हैं वो सब आपके साग के अंतर्गत आते हैं। तो ये समानता छोटे होते हैं। तो यहाँ लिखा भी गया, जरा इस पर नज़र डालिएगा, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे। ये वाला आपका जो चित्र नंबर 1 बना हुआ है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं,
शाक कहलाते हैं और ये सामान्यतः छोटे होते हैं, ज़्यादा आपका ऊंचे यानी लंबाई इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये कोमल होते हैं, तना इनका कोमल होता है, वो हरे आपको दिखाई देते। इन्हीं को क्या कहा जाता है? शाक कहा जाता। इन्हीं को क्या कहा जाता? शाक कहा जाता है। दूसरा आपने देखा होगा, दूसरा ये आपका इसी को झरई या इसी को क्या कहा जाता? इसी को बुश कहा जाता। तो हम जान लेते हैं झरई क्या होती है। तो चित्र नंबर यहाँ आपका देखिएगा बी वाला, यहाँ देखिए इनमें क्या होते हैं, यानी एक आधार तो मजबूत होता है। ये मान लो आपका तना है, तो इसका तना तो आपका क्या होता है? पतला सा होता है लेकिन मजबूत होता, लेकिन इसकी यानी पत्तियां नुकीली सी आपका इसी में लपटी हुई होती हैं। बहुत सारी पत्तियां आपका इसी से आपका नुकीली पत्तियां होती हैं इन्हीं को, तो इसी को क्या कहा जाता? और यहाँ जो आधार होगा वही आधार से जहाँ आपका इसकी जड़ या ज़मीन से जहाँ ये पौधा ऊपर निकलता है वहीं आधार से इसमें पत्तियां लगना शुरू हो जाती, तो इसी को क्या कहा जाता? इसी को क्या कहा जाता? इसी को झड़ी या इसी को बुश कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसी को झड़ी या बुश कहा जाता। अब चित्र नंबर इस पे नज़र डालिएगा तो आपको क्या देखिए, यहाँ ये आधार है और आधार से आपका ये तना गया, तना दिख नहीं रहा लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियाँ क्या हैं, इसको चारों तरफ से घेर रखा है, तो इसी को क्या कहा जाता? आपका इसी को बुश या झड़ी कहा जाता। जरा देखिएगा, अब जो समझाएं वही लिखा है कि नहीं। कुछ पौधों की शाखाएं तने के आधार, मान लो जो ये आधार था यहाँ, फिर हमने बहुत सारी इसमें पत्तियां बना दी थी, तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। जो तना होगा तो तना ये कठोर तो होता है लेकिन अत्यधिक मोटा नहीं होगा। हमने पीछे वाले साग में कहा था उसमें भी तना होता है लेकिन उसमें तना अत्यधिक मुलायम व कोमल होता है और पत्तियां बहुत हरी होती हैं, उसी को साग कहा जाता। जबकि झड़ी या बुश की बात करते हैं तो इसमें पौधे जो पौधा होता है उसकी शाखाएं तना जो होता है इस तने के आधार से निकलती हैं, यहीं से पत्तियां आपके चारों तरफ से निकलना शुरू हो जाएंगी। इसमें तना पतला किंतु कठोर तो होता है लेकिन ध्यान दीजिएगा तना मोटा नहीं होता, तो इसी को बुश कहा जाता है। अब तीसरा हमने कहा था कैटेगरी क्या है? वृक्ष की है, या वृक्ष को ही क्या कहा जाता? ट्री, या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को पेड़ के नाम से जाना जाता है। इसी को वृक्ष या पेड़ या इसी को क्या कहा जाता? ट्री कहा जाता। अब जरा एग्जाम्पल इसमें चित्र ये देखिएगा, आपके सामने ये है। तो वृक्ष बहुत सारे आप आम, इमली, महुआ, आम, चंदन जितने भी देखते हो सब वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका चित्र नंबर ये, तो इसमें आप देख रहे हो तना है, तो तना से एक उचित दूरी के बाद पत्तियां क्या हुई हैं? चारों तरफ फैली हुई हैं। इसकी ऊंचाई भी अधिक होती है। इसका तना क्या होता है? इसका तना कठोर होता। लेकिन इसमें जो बुश झड़ी थी इसमें अंतर क्या? तो हमने कहा था तने के आधार से ही पत्तियां निकलना झड़ी में शुरू हो जाती, जबकि वृक्ष में ऐसा नहीं होता है। तने से एक आपका मैक्सिमम एक कम से कम दूरी पर क्या होता, इससे पत्तियां निकलती, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो जरा आइए अब इसमें जो लिखा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके जो तना होता है सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। सुदृढ़ का मतलब अत्यधिक मजबूत होते हैं, ये आपका अत्यधिक कठोर इनके तने होते हैं तथा इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता? इन्हीं को वृक्ष के नाम से जाना जाता, इन्हीं को वृक्ष कहा जाता है। तो ये तीन कैटेगरी हैं, तीनों में आपने समझ लिया आपका कौन आपका शाक कहलाएगा। तो शाक का मतलब हुआ कि उसका तना क्या होगा? मुलायम होगा और पत्तियां इसमें क्या होती हैं? पत्तियां हरी होती हैं। इनकी समानता छोटे होते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसी को क्या कहा जाता? इसी को शाक कहा जाता। दूसरा हमने बुश या झड़ी के बारे में बताया। तो हमने कहा इनमें जो पत्तियां होती हैं वो तना जो होता है उसी के आधार से बहुत सारी पत्तियां क्या होती है? निकल आती हैं, किंतु इसका तना पतला तो होता है लेकिन फिर भी वो अत्यधिक क्या होता? मोटा नहीं होता, किंतु मजबूत होता है। तो उसी को क्या कहा जाता? झड़ी कहा जाता। फिर हमने तीसरा कहा यानी वृक्ष के बारे में बताया। तो वृक्ष हमने कहा ये अत्यधिक ऊंचाई वाले
होते हैं। तो ये जो आधार होता है तना का, तो तने के आधार से एक न्यूनतम दूरी पर, यानी एक आपकी ये दूरी होगी, यहाँ से इसकी कई शाखाओं में बंटता है और फिर इसमें पत्तियाँ ये सब आपकी क्या है यानी निकलती हैं। तो ये आपके क्या होते हैं यानी इसके तने, जो ये तना होगा मोटा एक तो होता है और दूसरा ये क्या सुदृढ़ होता है यानी कठोर होता है, तथा ये गहरे भूरे रंग के होते। किस कलर के होते? अगर पूछा जाए कलर इसका क्या होता है वृक्षों में तने का, तो गहरे भूरे रंग के आपके ये होते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता? इन्हीं को वृक्ष कहा जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रमुख हम भागों की बात करें, किसी पौधे में आपका कौन कौन से भाग होते हैं, तो पौधे के हम विभिन्न भागों की हम क्या कर लेते हैं, पौधा प्लांट है तो भाग यानी उसके विभिन्न भागों की बात कर लेते हैं। तो 3 भागों में इसको समानता हम बांटकर यहाँ अध्ययन करेंगे। एक आपका इसका पौधे का जो मूल आधार होता है ज़मीन के अंदर रहता है उसी को रूट्स या जड़ कहा जाता है, और दूसरा इसका भाग आपका जो मुख्य आधार प्रदान करता है उसे तना कहा जाता, और तीसरा आपका इसमें ऊपरी भाग जो होता है उसी पत्तियों या फल फूल के नाम से जाना जाता। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इनको हम इस चैप्टर में क्या क्या बात की गई है। तो सबसे पहले जो कुछ पौधे, अभी ये 3 प्रकार के जो पौधे का वर्गीकरण बताए, एक आपका शाख होता है, दूसरा आपकी क्या होती झाड़ी होती है, और तीसरा आपको क्या बताए थे वृक्ष होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पौधे होते हैं जो तीनों कैटेगरी में नहीं रखे जाते। आपने अपने घरों में देखा होगा कि बहुत सारे कुछ आप पौधे देखे होंगे, जैसे आपकी कहा जा आप देखे होंगे एक मेन वृक्ष होता है, और मेन वृक्ष में आप लौकी को ज़रूर देखे होंगे। वो क्या होता है, इसी के सहारे लौकी तोरी, ये आपका इसी के सहारे आपका कोई पौधा या दीवार है तो दीवार का सहारा पाकर ऊपर लपेट लपेट के ऊपर चढ़ता चला जाता है उस पौधे को। तो ये जो लपेट लपेट करके यानी लिपटा हुआ पौधा होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बीसर्पी लता कहा जाता है। बीसर्पी जो सांप की तरह क्या होता है, किसी मेन आपके वृक्ष या पौधे से अपने आप को लपेट करके विकास करता है, उसी को बिसर्पी लता के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेन जिससे आधार ये जिसके सहारे इसका ऊपर ये चढ़ता चला गया, अगर उस पौधे को हटा दिया जाए तो इसके तने इतने कमज़ोर होते हैं कि अपने आप को ये नहीं आपके अस्तित्व में रख पाएंगे। तो इन्हीं को बिसर्पी लता कहा जाता है। चूँकि ऊपर क्या होते, ऊपर की ओर लंबाई में बढ़ते चले जाते, ऊपर चढ़ते चले जाते, तो इन्हीं पौधों को आरोही भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता, इन्हीं को आरोही। आरोही का मतलब ऊपर चढ़ना होता है, तो चूंकि इनकी लंबाई ऊपर चढ़ने के क्रम में होती है इसलिए इन्हें आरोही भी कहा जाता। तो आइए अब हम बात करते लिखा क्या है। तो लिखा है कमज़ोर तने वाले, ध्यान दीजिएगा, कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हीं को बिसर्पी लता कहा जाता है। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें आरोही कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका तोरी या लौकी का, यानी किसानों के द्वारा आप खेतों में अगर गांव से होंगे तो समझे होंगे, तो जो लौकी का पौधा होता है या कद्दू का पौधा होता है वो चारों तरफ फैल भी जाता है, और मौका मिल गया तो ये आपका अगर किसी आपका वृक्ष या कोई इसको आधार मिल गया तो ये चारों तरफ लपेट के ऊपर भी चढ़ जाता है। तो ये दोनों में जब ये नीचे आपका फैल जाए तो ये बिसर्पी लता कहलाएगा, और लेकिन जब किसी आधार के सहारे ऊपर चढ़ने यानी चढ़ जाए तो इसी को क्या कहा जाता, इसी को आरोही पौधा कहा जाता है। और जितने भी शाख वाले आपको बताए थे, अधिकांश शाख वाले पौधे शाख, झाड़ी और जो 3 कैटेगरी बताए, तीनों कैटेगरी से क्या होते हैं, अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। तो ये आपका अगला एक आपका कैटेगरी हुआ, एक आपका बिसर्पी लता हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है बिसर्पी लता का मतलब क्या हुआ। बिसर्पी का मतलब सांप देखते हो, बिसर्पी ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, तो आपका ऐसे ऐसे चलता है। तो इसी क्रम में जब पौधे आप लौकी आपका कद्दू के पौधे देखिए तो ये आपका क्या खेतों में चारों तरफ क्या होते हैं, फैल जाते हैं, तो इन्हीं को बिसर्पी लता कहा जाता। लेकिन कुछ आपका देखते हो आपकी मेन आपका वृक्ष है, बरगद का वृक्ष ले लीजिए, इसी प्रकार आपके पीपल का वृक्ष लीजिए, तो मेन जो आपके वृक्ष होते हैं उनमें कुछ लताएं होती हैं जो चारों तरफ उनको क्या होती है, उनके सहारे ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, उन्हीं के सहारे, तो उसी को क्या कहा जाता, उसी को आरोही
उसी को आरोही कहा जाता है, उसी को आरोही कहा जाता। तो ये दो कैटेगरी और आपकी हुई, एक आपकी हुई विसर्पी लता और दूसरी आपकी कौन हुई, दूसरी आपकी हुई आपकी आरोही पौधे, दूसरी क्या हुई, आरोही। अगला हम समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ तक आपका क्लियर ही हो गया। अब आगे आते हैं कि इसमें और क्या बात की गई है, ज़रा हम उसकी चर्चा करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले पत्तियों के प्रमुख भागों के बारे में चर्चा की गई है। तो हम पत्तियों का लेते हैं और देखते हैं कि पत्तियों का योगदान आखिरकार पौधों के लिए क्या होता है, क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम पत्ती के संरचना के बारे में देखिएगा। यानी वैसे तो काफ़ी डिटेलिंग है, लेकिन हमने कहा था कि हम बेसिक से शुरू किए, कुछ कुछ चीज़ें इसमें जानेंगे और जैसे जैसे आपका एडवांस लेवल का आता जाएगा, 9th 10th 11th 12th तक पहुँचेंगे, वैसे ही आप देखोगे इसी का विस्तार वहाँ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ से यानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पत्ती की यहाँ बात कर लेते हैं। तो आपने यहाँ भी बताया गया कि आप विभिन्न पौधों की पत्तियों को इकट्ठा कीजिए और उसके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए। तो आप देखते हो पत्ती, मान लो ये आपका, ये हमने एक पत्ती बना दी, ये पत्ती बना दी, एक ये ध्यान दीजिएगा। तो ये पत्ती बनी हुई है। तो इसमें आपका कुछ ही रेखाएं होती हैं, सिराएं होती हैं और बीच बीच में यहाँ क्या होते हैं, सिराएं जहाँ ये फूटी होती है वहाँ पाओगे तो छोटे छोटे आपके यहाँ उठा हुआ भाग होता है, यहाँ उठा होगा। अब आपको असली पत्ती में ही दिखाते हैं ये आपका, आइए देखिएगा, ये आपकी पत्ती है, इसी पत्ती को देखिए। तो जगह जगह सिराएं फूटी हैं, बीच बीच में उठा हुआ भाग आपको नज़र आ रहा होगा। फिर पत्ती का एक आगे डंठल होता है हल्का सा, जहाँ से पत्ती आपका ये आपका यहाँ देखिएगा, ये वाला इतना पार्ट जहाँ से पत्ती यानी शुरू होती है उसके आगे एक डंठल होता है, इसी को पर्णवृंत कहा जाता है। आगे यानी ये डंठल जैसा ही होता है, पत्ती आपके हल्का सा जो अग्रभाग होता है उसी को क्या कहा जाता, उसी को पर्णवृंत कहा जाता है। इसी को पर्ण माने पत्ती होती है, वृंत का मतलब उसके आगे का नुकीला, जो नुकीला कहें या आपका आगे का जो सिरा होता है उसी को पर्णवृंत कहा जाता है, इसी को पर्णवृंत कहा जाता। और आगे देखिएगा, इसको बीच बीच में आपका ये सिराओं से विभाजित होते हैं। तो इसका जो ये बीच वाला हिस्सा आपका, जैसे आपका यहाँ देखिएगा ये वाला, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ ये बीच में विभिन्न सिराओं से एक पटल जैसा आपको निकलता है, तो इसी को पटल या फलक कहा जाता है। तो ये पटल या इसी को क्या कहा जाता, इसी को फलक कहा जाता है। तो पत्ती में दो चीज़ें आपने क्लियर कर ली, एक पटल हुआ फलक और दूसरा पर्णवृंत। पर्णवृंत का मतलब हुआ एक पत्ती आप ब्रेक कीजिए, एक पत्ती को तोड़िए और तोड़ने के बाद आपका पत्ती हाथ में लीजिए, तो जिसके सहारे आप उसको पकड़ते हो नीचे वाला आपका एक डंठल जैसा होता है उसी को पर्णवृंत कहा जाता। जबकि पत्ती को देखते हो उस सिराओं के बीच कई पटलों में बटे होते हैं, यानी कई भागों में अंदर आपकी यानी पत्ती बटी होती है, उसी को क्या कहा जाता, उसी को पटल या फलक कहा जाता है। अब जरा देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। तो इसमें लिखा हुआ है, अब यहाँ आ जाइए कि यह तने से किस प्रकार ज्वाइंट होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, यानी जो तना से, जैसे आपका ये आपकी हम पत्ती ले लिए, ये आपकी पत्ती थी, ये आपका, और ये आपका डंठल, और ये आपका मेन, ये आपका तना है, तो ये वाला। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसी को पर्णवृंत कहा जाता है, पर्णवृंत कहा जाता। तो ये इतना हिस्सा जिससे तने से ज्वाइंट है, तने से जुड़ी हुई है, इसी को पर्णवृंत कहा जाता है, पर्णवृंत कहा जाता। तो अगर ये डिफाइन करना हो पर्णवृंत क्या है, तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसी को पर्णवृंत के नाम से जाना जाता है, पर्णवृंत के नाम से जाना जाता। पट्टी के चपटे हरे भाग को हमने कहा उसकी कई आपकी क्या होती है, रेखाएं, सिराएं धारियों के माध्यम से या विभिन्न भागों में बटा होता है। तो पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है, फलक कहा जाता। तो कई फलकों से एक पत्ती
मिलकर बनी होती है। कई फलकें होती हैं एक आपकी पत्ती में, और उसका जो अग्रभाग होता है, हमने अभी कहा कि पत्ती का वह भाग जो तने से उसको ज्वाइंट रखता, उसी को पर्णवृंत के नाम से जाना जाता है। इससे अधिक जानकारी के लिए हम आगे एडवांस लेवल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमने वही आपको बताया कि पत्ती की जो कई आपकी क्या होती रेखाएं होती हैं, जैसे आपका सिराएं जो रेखाएं होती हैं, मान लो ये आपकी पत्ती है तो इसमें कई आपकी बीच बीच में धारियां होती, इन्हीं धारियों को क्या कहा जाता, पत्ती की रेखित संरचनाओं को क्या कहा जाता, रेखाएं जो होती हैं उन्हीं को सिरा कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता, उन्हीं को सिरा कहा जाता है, उन्हीं को सिरा कहा जाता। और एक पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है। मान लो आपका ये है तो पत्ती के जैसे मध्य में जाओगे तो ये आपकी एक मोटी सिरा, जो पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा यहाँ पर ये आपकी दिखाई देगी। इसी मोटी सिरा को क्या कहा जाता, इसी को मध्य सिरा कहा जाता है। तो पत्ती की रेखित संरचना को क्या कहा जाता, सिरा कहा जाता है। और पत्ती में देखोगे तो मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, उसी मोटी सिरा को मध्य सिरा कहा जाता, मध्य सिरा कहा जाता। और पत्तियों द्वारा एक पैटर्न बना दिया जाता, जैसे हमने ये देखो कई सिराएं होती हैं तो सिरायों के द्वारा एक डिजाइन बनाई जाती, उसी डिजाइन को सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है, उसी को सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता। तो फिर से समझिएगा, पत्तियों में आपकी जो संरेखित रचना होती है, संरचना होती रेखित यानी धारियां होती हैं, इन्हीं प्रत्येक धारी को सिरा कहा जाता है। प्रत्येक धारी को क्या कहा जाता, सिरा कहा जाता है। और पत्ती के मध्य में एक मोटी सी आपकी जो सिरा होती है उसी को मध्य सिरा कहा जाता। और कई सिराएं मिल करके एक ज्यामिति आकृति या संरचना बना देती हैं, एक डिजाइन बना देती, इसी को सिरा विन्यास, चूँकि सिरा के द्वारा बनाया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता, इसी को सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो जाता है तो यही सिरा विन्यास क्या कहलाता है, यानी जाल बना ले मध्य सिरा के दोनों ओर। मान लो ये आपकी पत्ती थी, ये पत्ती थी और पत्ती के आपकी मध्य सिरा था, मध्य सिरा ने एक जाल जैसी आपकी ये क्या कर दी, बना दी संरचना। तो ये जो जाल मध्य सिरा जो इसकी होगी वो अपने दोनों ओर जाल जैसा संरचना बना देगी, तो इसी को क्या कहा जाता, इसी को जालिका कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता, इसी को जालिका कहा जाता है। तो आपका पत्ती में आपने क्या समझा, हमने पत्ती में पर्णवृंत समझा, पटल समझा या फलक समझा, और दूसरा पर्णवृंत और फलक के साथ साथ हमने सिरा समझा। सिरा के बाद मध्य भाग में मोटी सी आपकी सिरा होती है, उसी को मध्य सिरा कहते, मध्य सिरा समझा। फिर आपका पत्ती के द्वारा बनाए गए, उनकी सिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते, सिरा विन्यास समझा। और फिर हमने कहा कि जब मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा संरचना डिजाइन बन जाती है तो ऐसे सिरा विन्यास को जालिका के नाम से जाना जाता है, जालिका के नाम से जाना जाता है। तो आइए आगे हम देखते हैं। तो ये जालिका आपकी हो गई। तो यहाँ देख लीजिए, इस आपके जालिका के नाम से जाना जाता है या जालिका रूपी कहलाती है। जरा इस आपकी देखिएगा, ये पत्ती आपकी बनी हुई, एक आपकी ये सिरा हो गई, ये वाली सिरा हो गई, और इसके चारों तरफ ये आपकी देखिए कई बटी हुई हैं। इन्हीं रेखित संरचनाओं को ही क्या कहा जाता, इन्हीं को सिरा कहा जाता है। इनके द्वारा बनाए गए विन्यास, जो पैटर्न डिजाइन बनाई गई, उसी को क्या कहा जाता, सिरा विन्यास कहा जाता। तो ये सिरा विन्यास हो गया। फिर आपकी हमने कहा पत्ती के मध्य में एक मोटी सी संरचना होती है, तो मोटी सी संरचना को ही क्या कहा जाता है, इसी को मध्य सिरा के नाम से जाना जाता। तो आपने समझ लिया, ये मध्य सिरा हो गई। और मध्य सिरा के यानी आपकी दोनों ओर, यानी इधर और आपकी इधर बहुत सारी क्या बनी हुई है, जाल जैसी संरचना बनी हुई है। इसी जाल जैसी संरचना को क्या कहा जाता, यानी जालिका रूपी संरचना या जालिका रूपी डिजाइन के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये सिराएं इस प्रकार हमें प्राप्त नहीं होती, वो समानांतर होती हैं।
तो घास आप देखते हो तो घास आपने गौर से देखिएगा फिर से, तो उसमें पत्तियों में इस प्रकार की जो सिराएँ होती हैं बिल्कुल ऐसी नहीं होती, बल्कि समानांतर ये इस रूप में आपको घास में दिखेंगी, यानी क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे आपको दिखेंगे, समानांतर दिखती हैं। तो घास में पूछा जाए कैसा पेय आपका ये पाया जाता, तो इन्हीं को समानांतर सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। सिरा विन्यास यानी समानांतर, पैरेलल, इसी को कहा जाता, तो समानांतर सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। पत्ती के बारे में हम काफ़ी जान चुके हैं। अब ये पत्तियों का रोल क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, पत्ती आखिरकार हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों होती है। आइए आगे हम बात करते हैं। तो जल की यानी जल की जो बूंदें होती हैं पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। पत्ती से जो आप वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो पत्तियों से होती है, पत्तियों से ही होती, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि पौधों में बताइए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से होती है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों से होती है। तो नीचे आप देखोगे रूट से जल जाता है, तो जल आपका नीचे से ऊपर तक जाता तना से पौधे की विभिन्न शाखाओं के बाद ये अंतिम आपका, क्योंकि भोजन जो बनता है वो पत्तियों में, पौधों के पत्तियों के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है, वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बनता है। तो इससे जल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश यानी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता, इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन या इवापोरेशन कहा जाता है। तो समझते हैं कि जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहा जाता है। चाहे कोई छोटा पौधा हो या भारी विशालकाय भारी भरकम पौधा हो, उसमें सब में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि पत्तियां आखिरकार ये हरे रंग की क्यों दिखाई देती है। तो पत्तियों के हरे होने का कारण क्या है, तो ये आपका इसमें एक प्रकार का क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल नामक एंजाइम पाया जाता है। पर्णहरित इसी को कहा जाता। तो क्लोरोफिल में होता क्या, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनमें मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल में पाए जाने वाले तत्व मैग्नीशियम के कारण पौधों की पत्तियाँ हमें कैसी दिखाई देती हैं, तो हमें हरे कलर की दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल इसका रीजन है, या फिर मैग्नीशियम। अगर पूछा जाए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता, तो मैग्नीशियम पाया जाता। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण, पर्णहरिम के कारण ये आपकी क्या दिखाई देती, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसमें, इसी के आगे देखते हैं और जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आखिरकार कैसे होती है। तो इसमें आपने देखा कुछ एग्जाम्पल यहाँ कहा गया कि जैसे आपको इसके पीछे वाले चैप्टर में हम बताए थे मंड या स्टार्च क्या होता है। मंड या स्टार्च क्या होता है, वहाँ इसका परीक्षण करने के लिए हमने एक कोई प्रयोग किया था। तो हमने कहा था वहाँ आयोडीन का परीक्षण वहाँ स्टार्च के लिए आयोडीन का प्रयोग किए थे, याद होगा। तो आपका अगर स्टार्च या मंड आपको पता लगाना, तो आयोडीन, हमने तनु आयोडीन का प्रयोग वहाँ पर किया था। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, आयोडीन के माध्यम से हम जान सकते हैं पत्तियों में आखिरकार स्टार्च कैसे होता है, इकट्ठा कैसे होता है। तो यहाँ कच्चा आलू में भी मंड उपस्थित होता है, इसी को स्टार्च कहा जाता। पत्ती में भी आपका स्टार्च होता है। तो अगर पूछा जाए पौधे के किस भाग में स्टार्च का एक्यूमुलेशन या संचयन होता है या मंड का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि पत्ती वाले भाग में इकट्ठा होता है स्टार्च। आइए कच्चा आलू हम देखते हैं। तो कच्चे आलू में भी क्या मंड स्टार्च होता, आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल होता है, तो प्रकाश प्लस आपकी क्या हो गया, क्लोरोफिल, प्रकाश प्लस क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या करती हैं, अपना भोजन
स्वयं बनाती हैं, अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। आप जानते भी हो कि हम आपकी कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस आपकी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। जबकि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप देखते हो जो हम CO2 निकाले थे, CO2 वो ऑब्जर्व करते हैं और CO2 को ऑब्जर्व करके प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण बनाने के बाद वो कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस पौधे छोड़ते हैं। इसीलिए पौधों को ज़्यादा संरक्षण करना चाहिए, ना कि उनको काटना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि इस प्रक्रिया में जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, आसपास नमी है, आर्द्रता है, जल है, और जल पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मृदा यानी उसकी जो रूट्स होती है वहाँ से, आपका नीचे से आपका रूट्स है, जड़ें हैं, तना है, तो यहाँ से जल ऊपर जाता है। और आगे हम ऊंची क्लासों में आगे समझेंगे ये आपका जाइलम के माध्यम से जल पत्तियों तक पहुँचता है। और फिर आपका प्रक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। तो आपका यहाँ लिखा भी है जल, और यानी जल मिला और जल के साथ आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और यहाँ है प्रकाश, यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना दिया, यानी ध्यान दीजिएगा ये अपना भोजन बना लेती हैं। और साथ में ही आपका C6H12O6 बनता है, और प्लस आपका इसी को यानी क्या कहा जाता, स्टार्च या मंड कहा जाता है। यही आपका स्टार्च या मंड है, या इसी को कार्बोहाइड्रेट भी बोल दिया जाता। तो और साथ में और क्या, ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस, या इसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। फिर पत्तियां, जो ये आपका मंड या स्टार्च था वो अपने पत्तियां अपने पास इकट्ठा कर लेती हैं, और जब पौधे के विभिन्न भागों में जब ज़रूरत होती है तो पौधों के विभिन्न भागों में सप्लाई या आपूर्ति ये पत्तियां करती रहती हैं। तो पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो ये आपकी प्रक्रिया के माध्यम से क्या पौधों की पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रकार हम कैसे, यानी इसमें आपका कहा गया ये कैसे हम जाने कि आपका ये मंड पौधे की पत्तियों में इकट्ठा हुआ ही है। तो यहाँ आपके 2 एग्जाम्पल बताए गए। कहा गया एक पौधा लीजिए, उसकी पत्ती जो है उसको आपकी पन्नी से ढक दीजिए और सूर्य का प्रकाश मत उसमें पहुँचने दीजिए। और एक और पौधा लीजिए तो उसकी आपका सूर्य के प्रकाश को बाकायदा उसमें आपको पहुंचाते रहिए। जो आपने पन्नी से इसको ढक दिया को 2 दिन या 3 दिन बाद निकालोगे तो ये मुरझा जाएगी और पीली पड़ जाएगी, जबकि जो सूर्य के प्रकाश में होगी वो हरे रंग की पत्ती होगी, ये मुरझाएगी नहीं। तो इसमें आपका जो ये मुरझा गई ये दिखाता है कि इसमें आपका क्या है, यानी आपका इसमें ये अपना भोजन नहीं बना पाई और इसमें स्टार्च या मंड का संचयन नहीं हो पाया। तो यहाँ इस यानी प्रकार यहाँ समझाया गया है। दूसरा, आयोडीन के माध्यम से भी आप टेस्ट कर सकते हो। तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आयोडीन के माध्यम से आप टेस्ट कर सकते हो। आइए अगला हम समझते हैं यहाँ जड़, या इसी को क्या कहा जाता, रूट कहा जाता है। तो हमने समझ लिया पत्ती के बारे में, अब रूट के बारे में समझते हैं। तो अब यही प्रश्न यहाँ उठाया गया कि आखिरकार पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है। तो जो आपका मान लो ये स्थल है तो इसके ऊपर तना होगा और तने के ऊपर इसकी कई शाखाएं होंगी, शाखाओं से आपकी पत्तियां निकली होंगी। लेकिन ऐसे तो ये आपका पौधा नहीं खराब हो सकता। इसको नीचे भी इसकी बहुत सारी क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। क्या होती, यानी मिट्टी के अंदर होता है। इन्हीं को क्या कहा जाता, इन्हीं को जड़ कहा जाता है। यानी कि पौधे का वह भाग जो पृथ्वी की मिट्टी यानी मृदा के अंदर होता है उसी को रूट्स या जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता, जड़ कहा जाता है।
आप अब यहाँ देखेंगे कई प्रकार की क्या होती हैं पौधों में, यानी जो होती हैं रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। तो आगे समझते हैं कि जड़ें आखिरकार कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ समझिएगा, इसमें आगे इसमें क्या बताया गया है कि पौधे की जड़ों को बताया गया। तो आप देखते हो कुछ ध्यान से समझिएगा, जो यानी कुछ पौधे होते हैं जैसे महुआ, आम हैं, और इस प्रकार के पौधों में आप देखते हो ये आपका स्थल है, ये पेड़ आपका लगा हुआ वृक्ष, तो इसकी आपकी ये इस रूम में आपकी जड़ क्या होती है, नीचे चली जाती है, छोटे छोटे